गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए, जो जुड़े नहीं है, ठीक है, जो कनेक्ट नहीं हुए जल्द से जल्द कनेक्ट हुइए, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बहुत ही जरूरी है मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। किसी भी एग्जाम्स में भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में रख लीजिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का 100% पूछता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मानव रोग ह्यूमन डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ह्यूमन डिजीज क्या होता है, मानव रोग, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, पूरे मानव में क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती है, ठीक है। उसी गड़बड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमन डिजीज, ठीक है। मानव रोग किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग इस पर पूरा निचोड़ आज पढ़ लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द जुड़े। आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें, जल्द से जल्द जोड़िए, मेरे भाई, जल्द से जल्द जोड़िए, ठीक है। चलिए आज का बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है मानव रोग। चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी से जल्दी, ठीक है। आज का टॉपिक है मानव रोग। तो ह्यूमन डिजीज क्या होता है, मानव में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों के शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिस गड़बड़ी को हम लोग क्या करते हैं, मानव रोग। मानव में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हम लोग के शरीर में जो है, हम लोग के शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब कुछ न कुछ विकृति हो जाती है, ठीक है। कुछ न कुछ क्या होती है, विकृति, ठीक है, या विकार होती है, ठीक है। कुछ न कुछ विकृति होती है या विकार होती है, इसी गड़बड़ी को क्या कहते हैं, मानव रोग। इसी गड़बड़ी को क्या कहते हैं, मानव रोग। कुछ गड़बड़ियां जेनेटिक भी होती है और कुछ गड़बड़ियां जो होती है आपका डिफिशियंसी भी होती है। कुछ गड़बड़ियां जेनेटिक होती है, कुछ गड़बड़ियां जो है डिफिशियंसी होती है। कुछ असंक्रमित होती है, कुछ संक्रमित होती है। आइए इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग के शरीर में जो गड़बड़ी होती है वो 4 तरह से होती है। पहला गड़बड़ी होता है आपका डिफिशियंसी, ठीक है। दूसरा होता है आपका पहला होता है आपका डिफिशियंसी, दूसरा होता है जेनेटिक, दूसरा होता है आपका जेनेटिक, तीसरा होता है आपका असंक्रमित। क्या होता है, असंक्रमित, ठीक है। और चौथा है आपका संक्रमित, ठीक है। चौथा है आपका संक्रमित रोग, ठीक है। तीसरा है आपका असंक्रमित रोग, ठीक है। और पहला है आपका डिफिशियंसी और दूसरा है आपका जेनेटिक, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, आइए इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आइए इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। डिफिशियंसी क्या होता है, जनरली जो है विटामिन की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, डिफिशियंसी रोग, ठीक है। विटामिन की कमी, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह की कमी अगर हो जाती है तो कौन सा रोग होगा आपका, डिफिशियंसी रोग। जैसे डिफिशियंसी रोग किसकी कमी से होती है भैया, विटामिन की कमी से। किसकी कमी से होती है, विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, डिफिशियंसी रोग, ठीक है। विटामिन की कमी जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह अगर हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा रोग होगा कौन सा, डिफिशियंसी रोग। इस रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर जो है अलग से हम लोग को जो है दवा देते हैं, जिसके कारण रोग दूर हो जाती है, ठीक है। तो डिफिशियंसी रोग जो होता है विटामिन की कमी से अक्सर देखा जाता है। उसके बाद होता है जेनेटिक, उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक रोग जो होता है आपका, जेनेटिक जो है ना, यह वंशानुगत होता है। जेनेटिक यानी कहते हैं वंशानुगत। जेनेटिक जो होता है हमेशा अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक, ठीक है। अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक रोग कहते हैं या फिर जन्मजात कहते हैं, जन्मजात,
ठीक है, जन्मजात यानी कि जन्म से ही यह रोग होता है। ठीक है, अनुवांशिक यानी यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह 6 से 7 पीढ़ी तक चलता है। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि एक्स क्रोमोसोम में यह रोग ज्यादा होता है, एक्स क्रोमोसोम में यह रोग ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चलता है असंक्रमित रोग। असंक्रमित रोग होता है कि वैसा रोग होता है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई राम है और कोई सीता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये राम है, ठीक है, और ये क्या है, सीता है। ठीक है, तो राम है और सीता है, तो राम में अगर कोई रोग है, ठीक है, तो वह सीता में नहीं फैलेगा। उसको क्या कहेंगे, असंक्रमित रोग। ठीक है, असंक्रमित रोग उसे कहते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलता है, जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, उसके छूने से, उसके साथ रहने खाने वगैरह से नहीं फैलता है। ठीक है, उसे असंक्रमित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, किडनी का रोग, अगर किडनी खराब है, ठीक है, तो किडनी खराब है भैया, तो किडनी खराब जब है तो किडनी तो असंक्रमित में आ जाएगा ना। जैसे मान ली कि किडनी मेरा किडनी खराब है, ठीक है, तो यह जो है आपका असंक्रमित रोग है, यह संक्रमण के द्वारा नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक किडनी खराब हो गया है। ठीक है, अगर दारू ज्यादा अल्कोहल पीजिएगा तो किडनी खराब होगा, है ना, तो इसके वजह से जो है प्रॉब्लम हुआ है। तो यह जो है असंक्रमित रोग है, इससे जो है हमसे दूसरे के शरीर में नहीं फैल सकता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, असंक्रमित रोग। जैसे किडनी हो गया, गुर्दा हो गया, ठीक है, पथरी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका असंक्रमित रोग है। ठीक है, अब चलते हैं संक्रमित रोग। अब संक्रमित रोग क्या होता है, देखिए संक्रमित रोग वैसा रोग होता है जो एक दूसरे से फैलता है। जैसे मान लीजिए हमसे किसी दूसरे में फैल गया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, संक्रमित रोग। अब संक्रमित रोग में क्या होता है, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। संक्रमित रोग में आपका चेचक हो गया, चेचक, ठीक है, चेचक यानी छोटी माता, है ना, जो रिगोला वायरस से होता है। चेचक यानी छोटी माता होता है। ठीक है, तो यह जो है चेचक, अगर मान ले कि चेचक हमको है, ठीक है, छोटी माता हमें है, तो हमारे शरीर से किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे में फैल जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर से किसी दूसरे में फैल जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका जो है एक दूसरे से छूने वगैरह से फैलता है। ठीक है, तो यह क्या है, संक्रमित रोग। चेचक हो गया, टीबी हो गया, टीबी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टीबी किसी व्यक्ति को है, तो टीबी है तो अगर वह खांसेगा, छींकेगा, ठीक है, तो उससे जो है वायरस निकलकर उसमें चले जाएगा। ठीक है, तो यह सब क्या है, संक्रमित रोग है। ठीक है, तो यह सब क्या है, संक्रमित रोग है। ठीक है, अब देखिए संक्रमित रोग किससे होता है, तो संक्रमित रोग जनरली होता है आपका परिजीवी से, परिजीवी यानी प्रोटोजोआ कहेंगे, परिजीवी से होता है। ठीक है, फिर किससे होता है, जीवाणु से होगा, ठीक है, जीवाणु से होगा, ठीक है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से होगा, फिर इसके बाद विषाणु से होगा, ठीक है, विषाणु से होगा, फिर कृमि से होगा, ठीक है, कृमि से होगा। ये सब से जो है संक्रमित रोग होता है। संक्रमण की घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्त, और प्लीज जो है अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने चेचक या टीबी का दिखे तो खास करके इस पर प्रिकॉशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका आप संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरीर में जो है बहुत प्रकार के प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रकार के गड़बड़ी होती है। जिस प्रकार अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान में गड़बड़ी होती है तो उसको जो है बदल कर या रिपेयर करके ठीक किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में अगर गड़बड़ी होती है तो उसको दवा के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा लगाकर सही किया जाता है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे डिफिशियंसी यानी कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, इसके बाद चर्चा करेंगे जेनेटिक यानी अनुवांशिक जन्मजात की कमी से होने वाला रोग, जो कि हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहता है। ठीक है, जैसे इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज है जो कि आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद असंक्रमित रोग यानी किडनी खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, पथरी खराब हो गया, तो ये सब जो है असंक्रमित है, यह जो है एक दूसरे से नहीं फैलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको हुआ तो दूसरे को नहीं फैलेगा। लेकिन जो संक्रमित रोग है, जो जिसकी चेचक और टीबी, तो यह जो है एक दूसरे से बिल्कुल फैलेगा भाई, बिल्कुल फैलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रहिएगा हम उसको हो गया चेचक, बड़ा दिक्कत होगा कि नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तब किससे फैलता है संक्रमित रोग, परजीवी से फैलता है, जीवाणु, विषाणु और कृमि से फैलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइप बाय टाइप, लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे डिफिशियंसी यानी विटामिन की कमी से होने वाला रोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग विटामिन की कमी से होने वाला रोग। मुख्य रूप से विटामिन कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से विटामिन 6 होते हैं। मुख्य रूप से विटामिन कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से विटामिन 6 होते हैं। मुख्य रूप से विटामिन मुख्य रूप से विटामिन कितने होते हैं भैया, तो मुख्य रूप से विटामिन 6। ठीक है, कौन कौन, तो पहला है आपका विटामिन ए, फिर कौन है विटामिन बी,
ठीक है, विटामिन कौन है? बी। फिर कौन है? विटामिन सी। ठीक है, फिर कौन है? विटामिन डी। फिर कौन है? विटामिन ई। और अंत में है विटामिन के। विटामिन, ठीक है, आपका मुख्य रूप से विटामिन की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए से ए की कमी, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी से आपका होगा रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। इसलिए विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या रोग है? बेरी बेरी त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, किससे संबंधित रोग है? त्वचा से। ठीक है, त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, बेरी बेरी किससे रोग है? त्वचा से संबंधित रोग है। अब चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी। ठीक है, अस्कर्वी यानी कि किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को। अस्कर्वी किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को। ठीक है, खून वगैरह आ जाएगा। ठीक है, मसूड़ा से खून वगैरह आ जाएगा। किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग। रिकेट्स को कहते हैं अस्थि विकार रोग। अस्थि विकार यानी हड्डी विकार। विटामिन डी ना मिलेगा ना तो हड्डी एकदम लूल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप चल फिर नहीं पाइएगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, यानी कि हड्डी संबंधित रोग। ठीक है, हड्डी संबंधित रोग होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? डी होता है। ठीक है, तो हमारे हड्डी को, ठीक है, हमारे सभी हड्डी को जो है एकदम फिट एंड फाइन रखने के लिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेना बहुत जरूरी होता है। अभी ना कि दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहिए, नहीं भैया, सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी है सुबह के समय में। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है आपका जनन क्षमता में कमी। ठीक है, किसमें? जनन क्षमता में कमी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, अर्थात नपुंसकता। अर्थात क्या होता है? नपुंसकता। नपुंसकता कौन क्या होता है बाबू? नपुंसकता। क्या होता है? नपुंसकता। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी से होने से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, रक्त का थक्का न बनना, यानी कि रक्त जो है खून जमबे नहीं करेगा। जब खून जमबे नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है ना, खून जमना बहुत जरूरी है। खून के अंदर हिपेरिन रहता है जो कि जमने से रोक देता है। ठीक है, अगर वह नहीं रखता तो खून जहां तहां जम जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि विटामिन के की कमी अगर हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो माइंड में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब माइंड में जब प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्त, ठीक है, रक्त का थक्का जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो खून क्या हो जाएगा? खून एकदम पतला हो जाएगा। खून क्या हो जाएगा? एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, खून एकदम पतला हो जाएगा, और जब खून पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेमरेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं विटामिन ए। बोलिए, विटामिन ए रतौंधी। विटामिन ए रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी। विटामिन बी बेरी बेरी। विटामिन बी बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है? त्वचा संबंधी रोग। क्या है? त्वचा संबंधी रोग। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी अस्कर्वी। विटामिन सी अस्कर्वी मसूड़ा। विटामिन सी अस्कर्वी मसूड़ा। विटामिन सी अस्कर्वी मसूड़ा। विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन डी रिकेट्स क्या होता है? हड्डी विकार रोग। विटामिन डी रिकेट्स हड्डी विकार रोग। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, इसलिए सूर्य का प्रकाश लो भाई, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन ई जनन क्षमता में कमी। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। ठीक है, यानी कि इसको नपुंसकता भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन जो है ई की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। अगर रक्त का थक्का हो जाएगा, ठीक है, तो खून एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, खून क्या होगा? पतला हो जाएगा और हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, हेमरेज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है?
तो आइए हम लोग समझ गए विटामिन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हम लोग विटामिन समझ गए। कभी कभी जो है मेन एग्जाम में जो है विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछ देते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछ देते हैं। तो आइए हम लोग विटामिन के रासायनिक के नाम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विटामिन का रासायनिक नाम। देखेंगे विटामिन का लिखेंगे विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम। आइए हम लोग देखते हैं विटामिन का रासायनिक नाम, ठीक है। और देखते हैं इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, याद रखिएगा। रे था ए के टॉ फी, क्या होता है? रेथा एके टॉफी, रेथा एके टॉफी क्या होता है? रेथा एके टॉफी, रेथा एके टॉफी, रेथा एके टॉफी। अब देखिए रे से क्या होता है? रे से होता है रेटिनॉल, रे से रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है किस विटामिन का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन ए। किसका होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। उसी प्रकार आपका है था से होगा थायमीन, क्या होगा? थायमीन, क्या होगा? थायमीन। किस विटामिन का विषय? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम, सॉरी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। उसी प्रकार है ए। ए से होता है एस्कार्बिक, एस्कार्बिक, ठीक है। एस्कार्बिक, एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। किस विटामिन का विषय, सॉरी, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। अब चलते हैं के। के से होता है आपका कैल्सीफेरॉल, के से होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी। विटामिन क्या होता है? डी। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी। इसके बाद होता है टॉ। टॉ से होता है टेकोफेरॉल, क्या होता है? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई। किसका है? विटामिन ई, जिससे कि नपुंसकता होता है। उसी प्रकार है फी से फिलोक्विनोन, क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के। किसका नाम है? विटामिन के। किसका नाम है? विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। फिलोक्विनोन, विटामिन के, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन का रासायनिक नाम है रेथाएकेटॉफी, रेथाएकेटॉफी। मुख्य रूप से विटामिन 6, मुख्य रूप से विटामिन 6, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, के से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। फी से फिलाक्विनोन, फी से फिलाक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलाक्विनोन, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के फिलाक्विनोन। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था आपका विटामिन के रासायनिक नाम। एक चीज मैं बता दूं कि याद रखिएगा कि एक होता है विटामिन जो घुलता है, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता, ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील, एक जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कहने का मतलब कि वैसे कितने विटामिन हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं? तो मात्र दो प्रकार के विटामिन है, मात्र दो प्रकार के विटामिन है जो जल में घुलते हैं। कौन कौन? तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो कि किसमें घुलते हैं? जल में। किसमें घुलेंगे? जल में। विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलेंगे? जल में। लेकिन वसा में कौन कौन से विटामिन है? तो देखिए हम बताए थे कि विटामिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य रूप से विटामिन कितने होते हैं? 6 होते हैं।
तो बी और सी अगर यहां से निकल गया, देखिए बी और सी निकल गया तो बचा कौन, ए डी ई के, ए डी ई के। तो वसा में कौन कौन मिटा खुलेगा, ए डी, ठीक है, ई और के, कौन कौन खुलेगा, ए डी ई के, ए डी ई के। वसा में कौन कौन खुलेगा, ए डी ई के, फैट यानी कि ठीक है। वसा में कौन विटामिन खुलेगा, ए डी ई के। जल में कौन खुलेगा, बी सी, जल में कौन खुलेगा, बी सी, ठीक है। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला देख लिए हम लोग, ठीक है, पहला देख लिए हम लोग डिफिशियंसी पे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग जेनेटिक डिजीज, ठीक है, जेनेटिक डिजीज यानी कि अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग ऐसा रोग होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। कहने का मतलब यह जो है 7-8 जनरेशन तक चलता है, ठीक है, 7 से 8 जनरेशन तक इसका असर दिखता है। अब देख लीजिए अनुवांशिक रोग क्या होता है, सबसे पहले समझाते हैं। अनुवांशिक रोग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको है अनुवांशिक रोग, ठीक है, हमारी बीवी को होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारी बीवी को नहीं होगा लेकिन हमारे बच्चे को हो सकता है, क्योंकि यह जो है खून का रिलेशन होता है, ठीक है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते रहता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, अनुवांशिक रोग, ठीक है। खास कर यह जो है एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा दिखाई देने को मिलता है, ठीक है, खास करके जो है एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा मिलता है। जैसे कि सबसे पहले है एक से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो है स्थानांतरण होते रहता है। यह करीब जो है 7 से 8 पीढ़ी तक चलता है, ऐसा माना गया है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे पहला होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ठीक है, यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। खास करके यह देखा गया है कि यह जो है एक्स क्रोमोसोम में होता है। किस क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। और देखिए सबसे पहले बता दें कि मानव, ठीक है, मानव के 2 रूप होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। अब देखिए मेल में कौन कौन क्रोमोसोम होता है, XY, और फीमेल में होता है XX, ठीक है। तो जनरली देखा गया है कि यह जो है जेनेटिक प्रॉब्लम अधिकांशतः जो है मानव यानी कि माता में होती है। किस में होती है, माता में होती है, पिता में बहुत कम होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है केमिकल इनबैलेंस के कारण या फिर केमिकल लोचा के कारण, ठीक है, पिता में कहीं से अगर टूट फूट हो गया तो ठीक है, तो उससे जो है एक उभर के नया रोग होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है। उसी को कहते हैं कि हम लोग अनुवांशिक रोग, ठीक है, उसी को कहते हैं जेनेटिक डिजीज, उसी को कहते हैं अनुवांशिक रोग, ठीक है। इस रोग में कौन सा, इस रोग में देखिएगा, इस रोग में जनरली जो है रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा। तो कौन सा रोगी को पहचानने में दिक्कत होगा, तो रोगी को होगा लाल और हरा, ठीक है, कौन सा रंग होगा, लाल और हरा। लाल और हरा रंग जो है रोगी को पहचानने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, न के बराबर पहचान पाएंगे लोग, ठीक है। तो कौन सा रोग, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यह अधिकांशतः किसमें होता है, तो फीमेल में पाया जाता है, अधिकांशतः फीमेल में पाया जाता है, लेकिन यह मानव में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, ठीक है, जो कि अनुवांशिक है, ये भी अनुवांशिक रोग है, ठीक है। इसमें ब्लड जो है क्लोट नहीं करता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं करता, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं करता, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है कंटिन्यूस जो है ना क्लोट नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता, ठीक है। उसी प्रकार है सीजोफ्रीमिया। सीजोफ्रीमिया भी अनुवांशिक रोग है, ठीक है। सीजोफ्रीमिया क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, सीजोफ्रीमिया का बहुत सारा प्रकार होता है। अब सीजोफ्रीमिया के अंतर्गत एक आता है आपका हेलुसिनेशन। क्या आता है, हेलुसिनेशन। सीजोफ्रीमिया में क्या आता है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में क्या होगा कि हेलुसिनेशन में आवाज सुनाई देगा या फिर दिखाई देगा, आवाज सुनाई देगा या फिर दिखाई देगा। अब देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या होता है ना कि आवाज दिखाई देगा, सुनाई देगा, आवाज सुनाई देगा, ठीक है। अब एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है कि देखते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। कभी कभी क्या है ना कि दिखाई भी देगा कोई चीज, है ना, कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन जनरली वो होता नहीं है, ठीक है। ये माइंड का केमिकल इनबैलेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से होता है। तो इसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, यानी पगला टाइप का रहेगा, ठीक है, अपने में बोलते रहेगा सब, ठीक है, हेलो, अपने में बोलते रहेगा सब, लेकिन कभी कभी देखिएगा, ठीक है, देखते रहेगा ऐसे ऐसे सब, ठीक है। तो ये सब किसका शिकार है, हेलुसिनेशन का शिकार है, ठीक है। उसी में अगर आवाज दिखाई देता है, आवाज, तो इसको क्या कहते हैं, साउंड हेलुसिनेशन। क्या कहते हैं, साउंड हेलुसिनेशन,
ठीक है, साउंड हेलुसिनेशन। अगर यही दिखाई देने वाला होता है तो विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। अगर इसको किसी को आवाज सुनाई देता है तो साउंड हेलुसिनेशन हो गया, अगर किसी को दिखाई दिया तो विजुअल हेलुसिनेशन दिखाई, ठीक है। तो पागलों की तरह अगर जो बर्ताव करता है, अकेले में रहना पसंद करेंगे, बर्ताव करेंगे पागलों की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन, ठीक है। किसका शिकार हो गया है, हेलुसिनेशन का शिकार हो गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिफरेंस, ठीक है। रिफरेंस होता है, एक होता है रिफरेंस, रिफरेंस, ठीक है, रिफरेंस। अब देखिए रिफरेंस यानी कि शक, रिफरेंस यानी कि शक, रिफरेंस यानी कि शक। जैसे मान लिया जाए कि यह शक जो है जनरली खास करके महिला में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, महिला में ज्यादा मिलेगा। अब मान लिया कि दो महिला है, ठीक है, ठीक है, मान लिया कि दो पुरुष है, एक महिला है। अब एक महिला जो है यहाँ से देख रही है, अब बोलेगी, देखेगी कि ऐसे देख रहा है, तो उसको लगा कि वो मेरे बारे में बतिया रहा है, तो उसको शक होता है, बहुत ज्यादा शक हो जाता है, ठीक है। और यह शक किस में होता है, रिश्तेदार में ज्यादा देखने को मिलता है, रिश्तेदार में, रिश्तेदार में। कभी कभी शक इतना गंभीर हो जाता है कि वो लगता है कि मेरे बारे में सच में बोल ही रहा है, मेरे बारे में ही बात कर रहा है, वो तो गलत में सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा शक होता है किसमें, रिफरेंस में, ठीक है, रिफरेंस में। एक होता है आपका इनफिडेलिटी, यह जनरली होता है वाइफ में, किसमें होता है, वाइफ में या फिर जीएफ में, गर्लफ्रेंड में, ठीक है। यह ऐसा शक होता है कि जैसे क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि किसी की अगर किसी से भी महिला से बात कर ली, अगर वाइफ देख ली ना, तो लगेगा उसको कि ये तो लगता है कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जीएफ में भी यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती है सब, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम किसमें होता है, इनफिडेलिटी, किसका शिकार होती है, इनफिडेलिटी। जनरली खास करके महिलाएं जो है इसका शिकार होती है, वो इसका इनफिडेलिटी का, ठीक है। रिफरेंस का शिकार भी होती है, रिश्तेदार वगैरह का शिकार भी होती है, ठीक है। हेलुसिनेशन की क्रिया बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत कम परसेंट में, ऐसे लोग जो है बहुत कम मिलेंगे आपको, 1-2% मिल जाएंगे तो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा मिलेंगे तो आपका रिफरेंस, ठीक है, रिश्तेदारों में जो है आलोचना ज्यादा होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का एक रूप है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का एक उपचार रूप है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का एक प्रकार है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, जो कि हमेशा देखने को मिलता है किसमें, एक्स क्रोमोसोम में, जनरली ज्यादातर देखने को मिलता है। यह जो है अनुवांशिक रोग है, ठीक है, इसका उपचार संभव नहीं है, ठीक है। इस रोगी को जो है दिखाया जाता है, एक पेपर टाइप का होता है, ठीक है, और उसमें जो है कलर का कोड चीनने को रहता है, कलर का कोड पहचान करने के लिए रहता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, अनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार सिजोफ्रेनिया है जिसमें हेलुसिनेशन की क्रिया, जिसमें आवाज तरह तरह की आवाज सुनाई देगा, लेकिन यह होता नहीं है, दिखाई भी देगा लेकिन यह होता नहीं है, काल्पनिक होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है रिफरेंस होता है, शक, जो है शक ऐसा चीज है जो कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम दूसरे से मतलब दूसरे को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि नहीं भैया उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उस टाइप का होता है। और ये जो है इनफिडेलिटी क्या होता है, हमेशा वाइफ और जीएफ में होता है, यानी कि एक दूसरे के बीच में शक की भावना होती है। भैया शक की भावना अगर हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए शक की भावना होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जनरली खासकर अपने में बतियाते रहेगा, का गलूरी, इस प्रकार के रोगी जो है ना हमेशा हाई हंसते रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो गुण होता है सिजोफ्रेनिया का गुण होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं भी देखते रहिए कि हंस रहा है, ही कर रहा है, तो जब समझ लीजिए कि क्या है, सिजोफ्रेनिया का पागलपन है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का पागलपन है, ठीक है भाई। तो चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक है परिजीवी से होने वाला रोग। किससे है, परिजीवी, है ना, परिजीवी, परिजीवी से होने वाला रोग, परजीवी से होने वाला रोग, परजीवी से होने वाला, परजीवी यानी क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। सबसे बढ़िया इसको याद करने का एक ट्रिक दे देते हैं, ठीक है, इसका ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, काम सोपा, काम सोपा, काम सोपा, याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है, काम सोपा। एक अलग से याद रखिएगा, पे, काम सोपा पे, काम सोपा पे, क्या होता है, काम सोपा पे, काम सोपा पे। अब देखिए परिजीवी में क्या क्या आता है, का से आता है आपका कालाजार, का से क्या आता है, कालाजार, ठीक है, कालाजार। इसके बाद आता है म से मलेरिया, म से क्या आएगा, मलेरिया, ठीक है, म से मलेरिया। सो से आएगा आपका सोने की बीमारी, सो से आपका आएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। पा से आपका आएगा पायरिया, पायरिया, पा से आएगा पायरिया,
और पे से आएगा आपका पेचिस, पे से आएगा आपका पेचिस। ठीक है, तो ये सब है आपका परिजीवी से रोग होता है। परिजीवी क्या होता है? जो एक अत्यंत सूक्ष्म कीटाणु होता है जो कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यह जो है आप लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देख सकते हैं, इसी को कहते हैं परिजीवी। ठीक है, यह इतना छोटा होता है कि हमारे दूषित वगैरह जल पीने से जो है ना हमारे शरीर के अंदर तो क्या है, काम सोपा, काम सोपा, काम सोपा। का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पा से पायरिया और पे से पेचिस। अब देखिए कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कालाजार से होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। कालाजार से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होगा? बोन मैरो। कालाजार से कौन होगा? अस्थि मज्जा। मलेरिया, अब देखिए मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आरबीसी। आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पुलस यानी कि सेल, रेड ब्लड सेल कहिए या फिर रेड ब्लड कार्पुलस कहिए। आरबीसी लाल रक्त कण प्रभावित होता है, या फिर तिल्ली, या फिर तिल्ली। तिल्ली को ही कहते हैं प्लीहा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लीहा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीम। स्प्लीम क्या कहते हैं? प्लीहा। ठीक है, तो मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? आरबीसी, तिल्ली, या फिर इसी को कहते हैं प्लीहा या फिर स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, आरबीसी मलेरिया। ठीक है, अब देखिए सोने की बीमारी समझिए। अब देखिए मलेरिया में ही कुछ और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मलेरिया से जो है स्प्लीन प्रभावित तो होता ही है। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। भैया मादा काटता है तो मलेरिया होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नर काट दिया। अरे नर कहाँ बेचारा काटेगा? नर में उतना है कहाँ? नर तो काटता नहीं है, वो तो फूल चूसता है। ठीक है, तो मानव काटता कहाँ है? सब तो लेडीज लोग करती है। ठीक है, ठीक है, मादा एनोफिलीज महिला, इसीलिए तो भगवान सोच दिए है आधा लीटर कम में दिए हैं। ठीक है, आधा लीटर कम हमेशा खून चूसते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया कौन सा प्रभावित होता है? आरबीसी, तिल्ली और प्लीहा। इस किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। एकदम छोटा मच्छर जो होता है उसका काटने से नहीं होता है, उसके बड़े मच्छर को काटने से होता है जो कि मादा एनोफिलीज होती है। नर एनोफिलीज मच्छर क्या करता है भैया? तो वह फूल चूसती है ना। क्लियर है? अब चलते हैं सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ज्यादा सोइएगा तो क्या होगा? माथा सोया रहेगा, मस्तिष्क सोया रहेगा। सोने की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सोने की बीमारी से शरीर का होता है मस्तिष्क। कौन सा होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ज्यादा सोइएगा तो मस्तिष्क सो जाएगा, मस्तिष्क सो जाएगा तो कुछ में दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद है पायरिया। पायरिया देखिए अक्सर हम लोग जानते हैं पायरिया किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को। पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। ठीक है, उसी प्रकार पेचिस जो है, पेचिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिस से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? अंग आंत। ठीक है, तो परजीवी से होने वाला रोग क्या है? काम सोपा। का से कालाजार जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। म से मलेरिया यानी आरबीसी, तिल्ली, प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है, जो किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रास। किसने किया था? रोनाल्ड रास। ठीक है, रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। ठीक है, क्लियर है? मलेरिया के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? सिनकोना। मलेरिया के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? सिनकोना। ठीक है, कुनैन, 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 सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। सिनकोना, कुनैन नामक दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने की बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को। ठीक है, पायरिया किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को। और पेचिस किसको करता है? आंत को। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, सो दोस्त बस आज इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए, समझिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो शुभ रात्रि। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।